अब हमारी जो कक्षा होगी उस कक्षा में हम पढ़ेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 57, जो यह कहता है कि जो गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति है, उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध उसको नहीं रखा जाएगा। तो इसमें प्रावधान है कि कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और उससे अधिक अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा के अंतर्गत वह निरुद्ध नहीं करेगा, जो ऐसे मामले में, ऐसी परिस्थिति में उचित हों, और ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट की धारा 167 के अंतर्गत विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से यात्रा का जो समय है उस समय को छोड़ करके 24 घंटे से अधिक नहीं होगी। अर्थात सेक्शन 57 का जो मीनिंग है वो कहता है कि 24 घंटे आप अधिकतम किसी व्यक्ति को अपने पास रख सकते हो। 24 घंटे से अधिक समय अवधि होने पर आपको उसको निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसमें यात्रा का समय काउंट नहीं होगा, और यदि धारा 167 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट ने आदेश कर रखा है तो उस आदेश की अवधि तक आप उस व्यक्ति को रख सकते हो। और यह इसलिए कहा है कि यह सेक्शन 167 की कंप्लायंस तो है ही, इसके अलावा आर्टिकल 22 के अंतर्गत भी आप किसी व्यक्ति को निरोध से संरक्षण उसको है वो इसमें प्रावधान है। इसमें एक केस था भीम सिंह बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर राज्य, ये 1985 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। यह टॉर्ट में भी हमको मिलता है, इंजूरियस एंड डेमनम में, और इसको हम आर्टिकल 21 में भी पढ़ते हैं, प्राण और दहेज स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 19 के अंतर्गत संविधान में भी यह केस आता है। इसके अलावा यह आर्टिकल 22 के अंतर्गत भी यह केस आता है। इस केस के अंतर्गत यह बताया गया था कि एक व्यक्ति को विधानसभा सत्र में उपस्थित रहने से रोका गया था, तो इसको आर्टिकल 22 सब 2 के अंतर्गत अतिलंघन माना, और हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का जो स्टेट की जो गवर्नमेंट थी उसको ये निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये का क्षतिपूर्ति भत्ता दे। टॉर्ट में इस केस को डील किया गया था, और टॉर्ट में जो डैमेज होता है वो अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है, अपन निर्धारित क्षतिपूर्ति का प्रावधान टॉर्ट में है। तो इस प्रकार से इस केस को डिसाइड किया गया था, टॉर्ट में भी किया गया था। और यूबिजस आईवी रेमेडियम जो है, देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, उसमें इस केस को मेनली लिया जाता है। जहाँ तक अब सेक्शन 58 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, उसके अंतर्गत है पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। यानी पुलिस अधिकारी, सभी पुलिस थानों के जो भारसाधक अधिकारी हैं, अपने जो जिला मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम साहब जो हैं, जिला कलेक्टर साहब, उनको या उनके निर्देश देने पर ऐसे उपखंड मजिस्ट्रेट को जो अपने मामलों की थाने के सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों को रिपोर्ट करेंगे, चाहे उनकी जमानत हो गई हो या नहीं हो गई हो, यह मायने नहीं रखता है, मायने रखता है रिपोर्ट करना। सेक्शन 365 सीआरपीसी भी यही कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जितने भी डिसीजंस हैं उन डिस्ट्रिक्ट डिसीजंस की कॉपी जो भेजी जाए, 365 सीआरपीसी का, वो भी इसी से रिलेटेड है। ये हम गिरफ्तारियों के बारे में देते हैं, वो डिसीजंस के बारे में देते हैं, कोर्ट जो डिसीजन देता है उसके बारे में। सेक्शन 59 के अंतर्गत है पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन, यानी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसके बंधपत्र पर, यानी वह व्यक्ति स्वयं बॉन्ड भरता है, या जमानत पर, यानी उसको बेल मिलती है, या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश है, उस मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही उस व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जाएगा। जहाँ हम उन्मोचन की बात कर रहे हैं, हम लीगल ग्लॉसरी अगर हम देखें तो 2 शब्द आते हैं, डिस्चार्ज एंड एक्विटल। तो डिस्चार्ज की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो डिस्चार्ज की जो कार्रवाई होती है वह आरोप के निर्धारण से पूर्व होती है, और आरोप लगने के बाद जो कार्रवाई होती है वह होती है एक्विटल की कार्रवाई। डिस्चार्ज का मतलब उन्मोचन का होता है, एक्विटल का मतलब दोष मुक्ति होता है, और
जब पार्टीज को सुना जाए, एविडेंस ली जाए, जुडिशल प्रोसीडिंग कंप्लीट की जाए, फिर एक्विटल की कार्रवाई होती है, दोष मुक्ति की कार्रवाई होती है। किसी व्यक्ति का यदि किसी केस के लिए एक्विटल हो गया है, अर्थात उस व्यक्ति को उस केस में दोष मुक्त कर दिया है, तो रीप्रोसीडिंग नहीं होगी, अर्थात पुनः उस व्यक्ति के संदर्भ में उन फैक्ट्स को लेकर के किसी प्रकार की कोई भी ट्रायल नहीं होगी। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया बिफोर द चार्ज, आरोप लगाने से पूर्व, तो हो सकता है, मे बी है, श्योर तो है नहीं है, लेकिन मे बी है कि उस व्यक्ति की वापस उन्हीं विवादित तथ्यों को लेकर के, जहां हम क्रिमिनल में विवादित तथ्य नहीं कहेंगे उनको, हम कहेंगे उन मामले के बिंदुओं को लेकर के, उन फैक्ट्स को लेकर के वापस से उस पर कन्विक्शन हो सकता है और उसकी ट्रायल चल सकती है। इस प्रकार से सेक्शन 59 है। सेक्शन 60 में है निकल भागने पर पीछा करने की और फिर पकड़ लेने की शक्ति। तो यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्वक अभिरक्षा में से निकल भागता है, यानी कि कस्टडी में से वह निकल भागता है, सेक्शन 48 कहता है पीछा करने के बारे में प्रावधान, वो गिरफ्तारी के लिए है कि भारत की सीमाओं के भीतर कहीं भी पीछा किया जा सकता है और उस व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है। यह कस्टडी में से निकलने के व्यक्तियों का पकड़ने का प्रावधान कर रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है या वह छुड़ा लिया जाता है, तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में से वह भाग निकला है तुरंत उसका पीछा करेगा और भारत के किसी भी स्थान में से उसको गिरफ्तार कर सकता है। इसमें है गिरफ्तारियों को धारा 47 के उपबंध जो है वह लागू होंगे, भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य नहीं कर रहा हो और गिरफ्तारी का प्राधिकार रखने वाला व्यक्ति पुलिस अधिकारी नहीं हो। तो सेक्शन 47 में हमने पढ़ा था उस स्थान की तलाशी के प्रावधान जहाँ पर गिरफ्तारी की जानी है, यानी उसको खिड़की को तोड़ करके भी प्रवेश कर सकता है। लेकिन इसमें एक स्पेशल हमने क्लोज पढ़ा था कि यदि कोई महिला है और वह कस्टम्स के अकॉर्डिंगली वह बाहर नहीं निकल सकती है, तो और वह जो रूम उसकी ऑक्यूपाई उसी का है, उसी का रूम उसको है, तो उसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति है तो हम उस महिला को वार्न करेंगे, पहले चेतावनी देंगे कि वह इस रूम से हट जावे और उसके बाद ही हम अपनी जो तलाशी की कार्रवाई है वो स्टार्ट करेंगे। तो यह एक थोड़ा इसमें प्रिविलेज है, लेकिन सेक्शन 47 के उपबंध समान रूप से लागू होंगे। सेक्शन 60A, सेक्शन 60A के अंतर्गत है गिरफ्तारी सदैव संहिता के अनुसार ही की जाएगी, यानी कोई भी जो गिरफ्तारी है वह इस संहिता के या गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली अन्य कोई विधि है उस विधि के सिवाय अन्य किसी विधि के अधीन ऐसी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो जहाँ तक आईपीसी है और भी स्पेशल लॉज हैं, तो उन स्पेशल लॉज में वैसे उनके जो एक्ट्स हैं उनमें प्रोसीजर की कार्रवाई दे रखी होती है, तो उनको उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रोसीजर उनको अपनाते हैं। लेकिन जनरल जो लॉ है, आईपीसी है, जो मेन अपना जो अपराध है उसका फ्रेमिंग करने का पूरी जो कंप्लीट काम है उसका आईपीसी का ही है। तो आईपीसी के जितने भी सारे कोई गिरफ्तारियाँ हैं या किसी प्रकार से अन्य कोई पनिशमेंट्स हैं और भी अदर प्रोविजंस हम आईपीसी को लागू करवाने के लिए जहाँ तक काम में लेते हैं, तो वो सब सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली उसको लिया जाएगा। जहाँ तक सीआरपीसी में अमेंडमेंट्स की बात मैं करूँ तो हम सबसे पहले 1973 का ये एक्ट है, 1974 का एक्ट नंबर 2 इसको हम मानते हैं और यह 1 अप्रैल 1974 से इसको हमने लागू किया है। आगे का डेफिनेशन क्लोज मैंने आपको बता ही दिया था। इसमें मेजर जो संविधान में इसमें जो संशोधन हुए थे 2005 में इसमें संशोधन हुआ है। इसका 2008 का संशोधन काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो यह 2008 का जो संशोधन है सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008, यह 31/12/2009 से इसको प्रभावी किया गया है और इसमें काफ़ी सारे संशोधन हुए हैं। इसके बारे में 2013 के अंतर्गत भी सीआरपीसी के अंतर्गत संशोधन हुए हैं, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें तीनों चीज़ों में हुए थे, सीआरपीसी में भी अमेंडमेंट थे, आईपीसी में भी अमेंडमेंट थे, इसके अलावा एविडेंस जो लॉ है उसके अंतर्गत भी अमेंडमेंट इसके अंतर्गत थे। तो आज की हमने जो कक्षा है उसमें हमने गिरफ्तारियों के बारे में पढ़ा था। अब आपको आगे कक्षा में चैप्टर 6 जो
आदेशिकाएँ जारी की जाती हैं कि संबंधित व्यक्तियों को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए जो आदेश जारी किए जाते हैं उनको हम समन या वारंट्स कहते हैं। तो उनके बारे में मैं आपको चैप्टर 6 के अंतर्गत पढ़ाऊँगा। तो आगे कक्षा में मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।